शंकरदेव जी के ऊपर एक पुस्तक मिली, वो भी मैं देख रहा था। दुख इस बात का है कि परम पूज्य शंकरदेव जी के बारे में असम के लोग तो जानते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग नहीं जानते, राजस्थान के लोग नहीं जानते, गुजरात के लोग नहीं जानते, महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, लोधी के बारे में पूरा देश जानता है क्योंकि उनको किताबों में पढ़ाया गया। लेकिन परम पूज्य श्रीमंत जी को शंकरदेव जी के ऊपर एक चैप्टर नहीं रखा गया। न सीबीएसई बोर्ड में है, न आईसीएसई बोर्ड में है, न बिहार बोर्ड में है, न यूपी बोर्ड में है, न बंगाल बोर्ड में है, न गुजरात बोर्ड में है, न तमिल बोर्ड में है। जो हमारे महापुरुष हैं, वो भले ही उनका जन्म किसी एक स्थान पे हुआ, लेकिन जो उनकी शिक्षा थी वो यूनिवर्सल थी, वो पूरे देश के लिए थी। जब उनकी शिक्षा पूरे देश के लिए थी, उनकी सोच पूरे देश के लिए थी, तो देश के सभी बच्चों को उनको जानना चाहिए। और जानने का तरीका क्या है? स्कूलों में पढ़ाया जाए। स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे? स्कूलों में तभी पढ़ाया जा सकता है जब भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें। असम के लोग असमी में पढ़ें, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ें, मध्य प्रदेश के लोग हिंदी में पढ़ें, तमिलनाडु के लोग तमिल में पढ़ें। लेकिन जो हमारे 500 या 600 या 700 हमारे बड़े संत हैं, हमारे बड़े महापुरुष हैं, उनको तो पूरे देश को पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों कि अगर कोई मेघालय में महापुरुष ने जन्म लिया तो उसको केवल मेघालय के लोग क्यों पढ़ें, दिल्ली के लोग क्यों नहीं पढ़ें? मैं आप लोगों से पूछता हूं, नौगांव और नई दिल्ली के बच्चों की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? जोर से बताइए जरा। एक होना चाहिए। कलेक्टर के बच्चे की किताब और कांस्टेबल के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? शिक्षा मंत्री के बच्चे की किताब और शिक्षक के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? रिक्शा चलाने वाले के बेटे की किताब और जहाज चलाने वाले के बेटे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? और दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। और भारत में भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भारत में ही लागू हुआ था। भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु ने लागू किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा दशरथ जो राजकुमार थे और सुमंत जो एक गरीब परिवार के थे, दोनों लोग एक साथ एक स्कूल में पढ़े, दोनों की दोस्ती हो गई और जब दशरथ जी राजा बने तो सुमंत को अपना महामंत्री बना लिया। इस देश में कृष्ण और सुदामा, एक राजकुमार एक गरीब परिवार, 2 लोग एक साथ पढ़ते थे। इस देश में भगवान श्री राम राजकुमार और निषाद राज गरीब परिवार के, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन आज की डेट में ये नहीं चल रहा है। तो जो पहली आवश्यकता है देश को जोड़ने की, भारत की संस्कृति को मजबूत करने की, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की, भारत को विश्वगुरु बनाने की, भारत के सबको जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद खत्म करने की, वो पहली आवश्यकता यह है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। जो हमारा वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसको फिर से लागू किया जाए। भाई आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, असम के लोग असमी में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? जोर से बताइए जरा। यहाँ बहुत सारे एकेडमिशियन बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर भी बैठे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? फिजिक्स का पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? हिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है? अरे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। हाँ, रीजनल लेवल पे आप 2 किताब 3 किताब स्टेट वाइज कर दीजिए कि भाई असम में एक किताब चलेगी जो असम के महापुरुषों के बारे में होगी, असम में एक अलग से किताब चलेगी जो असम के पर्यावरण के बारे में होगी, इन्वायरमेंट के बारे में होगी, यहाँ के नदियों के बारे में होगी, यहाँ की संस्कृति के बारे में होगी। असम एक और किताब चलेगी जो असमी संस्कृति के बारे में होगी। इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन ये 65 एजुकेशन बोर्ड क्यों? ये 65 तरीके का सिलेबस क्यों? ये 65 तरीके का करिकुलम क्यों?
मुगल आए, उन्होंने अपना एक स्कूल शुरू किया। आज की डेट में मुगल हैं क्या, जोर से बताइए जरा। तो जब मुगल चले गए तो मुगलों का स्कूल भारत में रहना चाहिए क्या, जोर से बताइए जरा। नहीं। अंग्रेज आए, उन्होंने अपना स्कूल शुरू किया, कॉन्वेंट स्कूल शुरू किया, मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया, मिशनरी स्कूल शुरू किया। आज की डेट में अंग्रेज हैं क्या? तो जब अंग्रेज चले गए तो उनकी स्कूल भी चले जाना चाहिए उनके साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस स्कूलों को मुगलों ने खोला हम उसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? जिस एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजों ने शुरू किया हम उसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? जब देश स्वतंत्र हो गया तो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, हमारा वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम लिया वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कॉपी किया। भारत का जो प्राचीन वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था वो 555 मॉडल था। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल तक भारत में जो हमारा वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसमें विषयों का ज्ञान नहीं दिया जाता था, उसमें उसको अष्टांग योग, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि, उसको इथिक्स, मोरालिटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ाया जाता था। अगला 5 साल जो जूनियर का था उसमें उसको विषयों का ज्ञान दिया जाता था। ज़्यादातर बच्चे 10 साल की पढ़ाई करने के बाद अपने अपने प्रोफेशन में लग जाते थे। कोई सरकारी नौकरी ढूंढता नहीं था, सरकारी नौकरी होती भी नहीं थी उस समय, इसलिए बेरोजगारी का कोई चक्कर ही नहीं था। सब अपने अपने काम में लग गए, सब अपने अपने पिताजी वाले कारोबार में लग गए। 5 साल का जो बाद वाला ग्रेजुएशन था वो तक्षशिला में था, नालंदा में था, इस तरीके से व्यवस्था थी जहां बाहर के लोग आके पढ़ने आते थे। किसी को पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्टीज करना है, किसी को इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टीज करना है, ये व्यवस्था होती थी। तो 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, टोटल कितने हो गए? 15 साल। आज क्या चल रहा है? 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल का सेकेंडरी, 2 साल का हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन, टोटल कितने हो गए? 15 साल। ये अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम की नकल मारी। हमारा जो 555 मॉडल था उसके 5 टुकड़े कर दिए, प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, और हमें बता दिया ये देखो मेरा मॉडल है, इसको तुम अपनाओ। दुर्भाग्यवश इतने दिनों के बाद भी हम अपने रूट पे नहीं लौटे। एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे देश में हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम के बिना सामाजिक समरसता स्थापित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक हवलदार और ब्रिगेडियर के बेटे की एक किताब नहीं होगी, जब तक रिक्शा चलाने वाले और जहाज चलाने वाले की बच्चे की किताब एक नहीं होगी, तब तक सामाजिक समरसता केवल एकेडमिक विषय हो सकता है, किताबों में हो सकता है, जमीन पे उतर नहीं सकता। जमीन पे उतारना है तो करना पड़ेगा, और भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका पेपर एक है। इंजीनियरिंग में जानना है आपको, जेई क्वालिफाई करना है, जेई का पेपर असम, बंगाल, बिहार, गुजरात सबके लिए एक होता है, अलग अलग होता है? जोर से बताइए जरा। एक होता है। लेकिन असम, बंगाल, बिहार, गुजरात के बच्चे क्या एक किताब पढ़ते हैं क्या? नहीं। अगर मेडिकल में जाना है तो नीट क्वालिफाई करना है, नीट का पेपर पूरे देश का एक होता है, लेकिन क्या पूरे देश के 10वीं 12वीं के बच्चे एक किताब पढ़ते हैं क्या? नहीं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? आपको अगर सेना में जाना है, एनडीए क्वालिफाई करना है, एनडीए का पेपर पूरे देश का एक होता है और सबका सिलेबस अलग अलग है। इवन आपके असम के अंदर भी कम से कम 20 तरीके का सिलेबस चल रहा होगा। असम के अंदर असम बोर्ड का सिलेबस अलग होगा, सीबीएसई बोर्ड का अलग होगा, आईसीएसई बोर्ड का अलग होगा, मॉन्टेसरी स्कूल का अलग होगा, मिशनरी स्कूल का अलग होगा। मदरसे का क्या होगा उसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। आपको अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सीयूटी है, पेपर एक है, सिलेबस अनेक है। और संविधान का आर्टिकल 16 क्या कहता है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे जब किताब ही एक नहीं है, सिलेबस एक नहीं है? इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस आज पूज्य गुरुदेव के जन्म स्थान से आप सबसे, पूरे देश से आग्रह कर रहा हूं, भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को मजबूत करना है, भारत की परंपराओं को मजबूत करना है, तो भारत में
मदरसा, मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम को बाय बाय करने के लिए आवाज उठाइए, इसको खत्म करने के लिए आवाज उठाइए और भारत में फिर से गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग करिए। अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे लिखिए, सांसद विधायक से मिलके बात करिए, जो करना है करिए, लेकिन सिलेबस और करिकुलम कॉमन करवाइए। उससे बहुत फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, देश के सभी बच्चों को समान अवसर मिलेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, जातिवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, भाषावाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, घूसखोरी बंद होगी, यूनिफॉर्म हो भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, कमीशन खोरी बंद होगी, भारत वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, अपहरण कम होगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, पत्थरबाजी कम होगी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, धर्मांतरण रुकेगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, ड्रग कारोबार रुकेगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, अश्लीलता रुकेगी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, फुहड़ता रुकेगी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत की शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, भारत की परंपरा मजबूत होगी। ये विदेशी जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये हमारे लिए कैंसर के समान है। ये मदरसा, मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, ये केवल और केवल भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, भारत को लगातार गिराते जा रहे हैं। अगर वास्तव में देश को बचाना है तो फिर से वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा और इसके लिए सबको आवाज उठाना पड़ेगा। जितने हमारे कथावाचक हैं, जितने हमारे मठ मंदिर के पंडा पुजारी, जितने हमारे बुद्धिजीवी, जितने हमारे धर्मगुरु, जितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स, वकील, जज, सबको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा, तब ये लागू हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एजुकेशन माफिया बैठे हुए हैं। एजुकेशन माफिया पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक करके बैठे हुए। 1990 के दशक तक भारत में कोचिंग होती नहीं थी। मैं वकालत करने के पहले मैं इंजीनियर था। हमने ट्यूशन करके घर अपने स्कूल में पढ़ के इंजीनियरिंग कर लिया। आज की डेट में बच्चा टॉपर हो तो भी बिना कोचिंग के आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है क्या? जोर से बताइए जरा। बच्चा अपने स्कूल का टॉपर हो तब भी बिना कोचिंग के वो एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता। बच्चा अपने स्कूल का टॉपर हो तब भी उसका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक कोचिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भारत में एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, और जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो जेई में, नीट में, एनडीए में, सीयूटी में, क्लैट में पूछा नहीं जाता। इसलिए आपको मजबूर किया जाता है अपने बच्चे को कोचिंग कराइए। ये कोचिंग माफियाओं ने, ये कोचिंग माफिया केवल पैसा नहीं कमा रहे, ये कोचिंग माफिया हमारी संस्कृति को बर्बाद करने पे तुले हुए। ये कोचिंग माफियाओं का मॉन्टेसरी स्कूलों के साथ इनका कोलैबोरेशन है, इन कोचिंग माफियाओं का मिशनरी स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन है, इन कोचिंग माफियाओं का ये जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था चल रही है इनके साथ उनका टाई अप बना हुआ है। नतीजा ये है, आज की डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाना अपने आप में अपमान हो गया है। सरकारी स्कूल बदहाल हो गए हैं। सरकारी स्कूल में आदमी मजबूरी में पढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सरकारी स्कूल। यूएस में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। चीन में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। फिनलैंड में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। रूस में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में सीट भर जाती है, एडमिशन नहीं हो पाता, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। जापान में प्राइमरी में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता, सीट फुल हो जाती है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। और भारत में चाहे वो इवन चपरासी हो, क्लर्क हो, कांस्टेबल हो, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। इवन जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? जोर से बोलिए जरा। हम जिम्मेदार हैं। हम नहीं जिम्मेदार हैं, इसके लिए सांसद, विधायक, मंत्री जिम्मेदार हैं। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कोचिंग माफियाओं के सामने सरेंडर कर दिया है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं को हैंड ओवर कर दिया है, वो जिम्मेदार है। किसने रोका है एजुकेशन सिस्टम को बदलने से? एक बात मैं कहता हूं, अभी तक होता है जागो हिंदू जागो,
मैं देखता रहता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदू जाग के करेगा क्या? हिंदू जागने के बाद गुलामी के नामो निशान मिटा सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की कुरीतियां खत्म कर सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी के कानून बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदल सकता है? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की न्याय व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद घुसपैठियों को लाठी लेके खदेड़ सकता है क्या? नहीं। घुसपैठियों में मुकदमा बाद में होगा, जो जगह हुआ उसके ऊपर पहले मुकदमा हो जाएगा। ये जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो करते क्यों रहते? अब मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप शुरू करिए, जागो सांसद जागो। जोर से बोलिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। अब ये नारा शुरू करना पड़ेगा, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। हिंदू जाग चुका है, समाज जाग चुका है, अब जिसको जगाने की जरूरत है उसको जगाना पड़ेगा। एक व्यवस्था, एक जो बहुत बड़ा खतरा चल रहा है देश में, मेरी उस पर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी चल रही है। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था और वो PIL अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ये 2017 की बात बता रहा हूं, अभी 2025 चल रहा है। उसमें मैंने राज्यों के हिसाब से आंकड़े दिए थे कि बंगाल में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, यूपी में कितने हैं। अभी मैंने एक लेटेस्ट PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि पूरे देश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। बिहार में SIR हो गया और जानते हैं बिहार में कितने फर्जी वोटर पाए गए? 65 लाख। कितने फर्जी वोटर? 65 लाख। अभी यहां आने के पहले, कल तो छुट्टी थी, परसों मैंने एक फिर एप्लीकेशन मूव किया कि 5 राज्यों का चुनाव 2026 में है। उसमें असम का चुनाव भी मई में है अगले साल, बंगाल का चुनाव भी अगले साल है, तमिलनाडु का चुनाव भी अगले साल है, केरल का चुनाव भी अगले साल है और पांडिचेरी का भी चुनाव अगले साल। मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया कि इन 5 राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने वाला है, यहां पे भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाए। और बिहार में तो 65 लाख निकले। आज मैं आपको यही लिख के देके जा रहा हूं, असम में बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा फर्जी वोटरों के मामले में। बंगाल में बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा फर्जी वोटरों के मामले में। बहुत बड़ी संख्या में ये घुसपैठियों ने वोटर ID में नाम जुड़वा लिया है। अब चलो घुसपैठिए यहाँ आए थे, उनको तो नाम जुड़वाना था, जुड़वा लिया, लेकिन सवाल ये जुड़ा कैसे और इसका समाधान क्या है? जुड़ा ऐसे कि भारत का बॉर्डर खुला हुआ है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर, त्रिपुरा से लेकर बंगाल तक 4000 किलोमीटर खुला हुआ है। पिछले 75 साल में हमने 75,000 किलोमीटर हाईवे बना दिया, लेकिन पिछले 75 साल में हमने 4000 किलोमीटर का जो बाउंड्री थी उस पर 30-40 फीट ऊंची दीवार नहीं बना पाए। अब काम शुरू हुआ है, अब चल रहा है, इसके पहले वाली सरकारों के लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। दूसरा, घुसपैठिए क्यों आ रहे? 2012 में भारत की सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक TT कर लिया, उसको कहते हैं नॉन लीथल TT। मतलब घुसपैठिए आते रहेंगे, हमारे BSF के जवान खड़े होके केवल हवाई फायरिंग करेंगे, गोली नहीं मार सकते उनको। नॉन लीथल TT। तीसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे मेरा कार्यक्रम था सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में, मैं गया, वहां पता किया, 2000 रुपए रेट है वहां पे। 2000 रुपए देके घुसपैठिए अंदर आ रहे। अंदर कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बन जाता है। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बना, नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में लेके उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। जैसे उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए, वैसे ही तहसील का दलाल 2000 में राशन कार्ड बना के दे देता है।
जब उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है, और जब उनके पास 3-4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, वैसे किसी बीएलओ को पकड़ते हैं, 2000 रुपये में उनको वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। तो 12000 रुपये खर्च करके ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारतीय बन जाते हैं, और 12000 रुपये खर्च करने के बाद मुफ्त में लोन ले रहे हैं, मुद्रा लोन, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास ले रहे हैं 3.5 लाख रुपए का। 12 से 15 हजार रुपए खर्च किया और अंदर आया, 1 साल में लगभग 5 लाख रुपए का फायदा हो गया। हर महीने राशन भी ले रहे हैं, और राशन जो मिलता है वो परिवार की संख्या के हिसाब से मिलता है। उनका परिवार भी गजब है, 16 आदमी का परिवार, 18 आदमी का परिवार, 22 आदमी का परिवार, पूरा राशन लेते चले जा रहे हैं, बोरी भर भर के। मतलब भारत के लोग राशन लेने जाते हैं तो झोला लेके जाते हैं, और घुसपैठिए राशन लेने जाते हैं तो रिक्शा करके जाते हैं, क्योंकि बोरी भर भर के लाते हैं। 20-20, 22-22 लोगों का परिवार है उनका, 1-1 कुंटल तो उनको गेहूं मिल जाता है, 5 किलो पर हेड मिलता है। 20 आदमी का परिवार, 1 कुंटल गेहूं हो गया हर महीने। ये चल रहा है। अब इसको रोका कैसे जाए? रोका जाए, भारत में नियम कानून बदलना पड़ेगा। घुसपैठिए इसलिए भारत में आते हैं कि आज तक हमने घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इसको देशद्रोह घोषित नहीं किया। घुसपैठिए इसलिए आते हैं कि जो घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाते हैं पैसा लेके, हमने करप्शन को भारत में गद्दारी और देशद्रोह घोषित नहीं किया। जब तक भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, जब तक भारत में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, और घुसपैठियों के मददगारों को सजा नहीं शुरू होगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ अगर नहीं रुके तो याद रखिएगा, असम का भविष्य बहुत खतरे में है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, कड़वी सच्चाई बता के जा रहा हूं। आपके बंगाल का भविष्य बहुत खतरे में है, आपके त्रिपुरा का फ्यूचर बहुत खतरे में है, आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर बहुत खतरे में है, आपके मेघालय का फ्यूचर भी बहुत खतरे में है। हालांकि मेघालय वगैरह की कुछ अलग समस्याएं हैं, अभी उस पर समय नहीं है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन 2 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, दूसरा घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून कार्रवाई की जाए। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन उस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस उसको लगाती नहीं। घुसपैठ जो यहाँ आ रहे हैं, एक तरीके से घुसपैठियों की मदद करना, यह देशद्रोह है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। और देशद्रोह की धारा है हमारे पास, लेकिन घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाने वालों को, जो घुसपैठियों का आधार बनाते हैं, जो घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाते हैं, जो घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, उन पर देशद्रोह की धारा नहीं लगती। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में जगह कब्जा करना यह कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप कहीं पे जगह कब्जा कर लो, कोई सीरियस क्राइम नहीं है। हमने जगह कब्जा करने को सिविल डिस्प्यूट किया हुआ है, तो पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है? मैक्सिमम कर सकता है, जाके झुग्गी तोड़ सकता है, बस बहुत करेगा, झुग्गी उठा देगा बुलडोजर से, यहां से वहां कर देगा। लेकिन जिन्होंने अवैध झुग्गी बनाई है उनको 10-20 साल के लिए जेल में नहीं डाल सकता। दुनिया के कई देशों में जमीन अवैध रूप से कब्जा करने पे 10 से 20 साल की सजा है। हमारे देश में जमीन डिस्प्यूट सिविल डिस्प्यूट माना जाता है। और सबसे खास बात ये, भारत में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं जमीन के विवाद में। लगभग 2 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। लगभग 5 लाख लोगों का जमीन के मामले में हाथ पैर टूटता है और 2 लाख लोग मरते हैं। इसके बावजूद जमीन विवाद को हमने आज तक इसको जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। तो भारत को बचाना है, असम को बचाना है, नौगांव को बचाना है, आपके पूरे बॉर्डर को बचाना है, तो सबसे पहले सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा कि जगह पे कब्जा करना, चाहे वो नदी के किनारे के स्थान हो या पहाड़ी हो या रेलवे की जमीन हो या हाईवे की जमीन हो, अल्टीमेटली भारत की कोई भी जमीन खाली नहीं है। भारत में 1 इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जो किसी न किसी की नहीं है। या तो चारागाह के लिए रखा हुआ है, या सड़क के लिए रखा है, या हाईवे के लिए रखा है, या रेलवे के लिए रखा है, किसी न किसी का उस पर है। या तो प्राइवेट, उसका कोई प्राइवेट मालिक है या उसका सरकार मालिक है।
सरकारी जमीन पे कब्जा करने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। नहीं तो हम कितना भी सेमिनार कर लें, कितना भी कॉन्क्लेव कर लें, कितनी भी बैठक कर लें, कितना भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर लें, कानून नहीं बदलेगा तो भारत सुरक्षित नहीं होगा। कानून नहीं बदलेगा, असम सुरक्षित नहीं होगा। कानून नहीं बदलेगा, नौगांव सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्या बोलना है? जागो विधायक, जागो सांसद, जागो मंत्री, जागो सरकार। कानून बनाओ, देश बचाओ। कानून बदलो, देश बचाओ, ये नारा लगाना पड़ेगा।